नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म भावना एजुकेशन हब में। फ्रेंड्स, हम लोग 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे थे जिसमें हमारे 75 क्वेश्चन तो हो चुके थे। आज 75 से आगे शुरू करते हैं, 76 टू 100। आज पेपर कंप्लीट हो जाएगा 2022 का। हम लोगों ने 75 तक सॉल्व कर रखा है ना, 75 क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। और इस बार की जो कट ऑफ थी ना, आई थिंक 85 थी। आप लोग चेक कर लीजिए, अब तो कट ऑफ भी रिलीज हो चुकी है 2022 का। तो आप लोग देखोगे ना, शायद 85 या समथिंग इसी और 90 के बीच का ही था, 85। तो आपका 75 क्वेश्चन से ही आप लोगों ने देखा होगा ना, अगर ठीक ठाक से किया होता, आपका स्टैटिक सही रहा होता, तो सिर्फ 75 क्वेश्चन के अंतर्गत ही हमारा 85, मोर देन 85 नंबर्स तो वैसे ही आ गया होता। ठीक है, सो पेपर उतना टफ नहीं था। अगर स्टैटिक सही रहता और थोड़ा हमारा एलिमिनेशन अच्छा रहता, करंट अफेयर हम लोगों ने अच्छे से किया होता, तो पेपर उतना टफ नहीं था कि एटलीस्ट मतलब जो कट ऑफ है वो तो क्लियर हो ही जाती। 100 तो बात छोड़िए, लेकिन जो ये कट ऑफ वाली है ना, वो तो इजीली पार हो सकता था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन है उसको हम लोग फिनिश करते हैं। जैसे 76 क्वेश्चन जो था वो देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति, यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी जो होती है, उसके संदर्भ में विचार करना था। वैसे इस कमेटी की ना हम लोग चर्चा अक्सर सुनते नहीं हैं, तो मैंने भी सुन नहीं रखा था, बट थोड़ा सा हिंट मिल गया था। पहले वाले से मिल गया था। पहला था, यह संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हम लोग सुनते रहते हैं पूरे साल। ठीक है, यूएनएससी द्वारा स्थापित एक समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। देखिए, जो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसके कामकाज बड़े लिमिटेड होते हैं। ठीक है, और ये ऐसी कोई समिति अगर बनाती ना, तो आप लोगों को बिल्कुल पता होता, क्योंकि ना ये बहुत जनरल सा काम है। और जो जनरल सा काम होता है ना, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है वो संभालती है, ना कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है। तो इस बिहाफ पे आप लोग ना गलत कर सकते थे। या तो अगर आपको पता होता कि वो किसकी बॉडी है, नहीं तो अगर रिस्क लेना होता ना, तो आप लोग ये ले सकते थे कि ये जो इतनी छोटी सी बॉडी है, मतलब जो बॉडी है जो आप लोग सुन नहीं रखे हो, क्या वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाएगी? तो ऐसा तो नहीं था। तो पहला स्टेटमेंट आपका वहां से गलत हो जाता। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जाता, ऑप्शन डी जाता। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या बचा है? केवल 3 बचा है और 2 और 3 बचा है, यानी कि जो तीसरी वाला है ना, ये तो बिल्कुल सही है कि यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पूर्व सभी यूनाइटेड नेशन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं है। दूसरे में भी जो हिंट मिल रही है, देखिए आप लोग इसको पकड़ लीजिएगा। हम लोगों ने बात की थी ना कि अगर कुछ बहुत स्पेसिफिक होकर बात करता है कि ये जो पर्टिकुलर कोई समिति है, कोई पर्टिकुलर बॉडी है, इस संस्था द्वारा गठित की गई है, तो आप लोग उस पर थोड़ा सा सतर्क हो जाइए कि क्या वो एक्चुअली वहीं से है कि नहीं है। सेम दूसरा वाला भी बड़ा स्पेसिफिक होके बोल रहा है ना कि यह जो पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च के महीने में, जून के महीने में और सितंबर के महीने में इसकी बैठक होती है, और वो भी प्रतिवर्ष होती है। आप लोग बताइए। ठीक है, हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, और अगर यूएन से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आती है ना, तो हम लोगों से तो चूकती नहीं है। तो आप बताइए, वो वर्ष के 3 महीने में बॉडी मिल रही है, वो भी उसको यूएनएससी कर रहा है, मतलब यूनाइटेड नेशन कर रहा है। तो ऐसा कुछ होगा कि हमारी नज़रों से छूट जाएगा? मान लीजिए आपसे छूट जाएगा, लेकिन जो कोचिंग वाले बैठे हैं, विजन है, ओनली आईएएस है, दृष्टि है, संस्कृति है, क्या उन लोगों से छूटेगा? नहीं छूटेगा ना। तो ये तो गलत बोल रहा था, और ये देखो 3 बार बोल रहा है कि 3 3 बार बोलता है। तो जहां ऐसे दे देना कि 3 4 बार बैठक होती है, तो सामान्यतः वो गलत होता है। ठीक है, तो आप रिस्क ले सकते थे। ऐसे ही क्वेश्चन में रिस्क लेना होगा आपको, डिट्टो तो पता नहीं होगा बट आप रिस्क ले सकते थे। तो यानी कि जो दूसरा वाला बोल रहा है ना, वो दूसरा भी गलत बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या था? केवल और केवल 3 आंसर था। थोड़ा रिस्की क्वेश्चन था, बट जो पहले और दूसरे में ना हेल्प ऐसे मिल सकती है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या था? केवल 3 था। ठीक, 77 क्वेश्चन है। ऐसे वाले क्वेश्चन हर बार रिपीट कर रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर टर्म दे रहा है, जिसको आप लोग जाके पहली बार वहीं सुनते हो, फिर आप वर्ड से गेस लगाओ क्या मिलता जुलता है। तो क्वेश्चन क्या था इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो कथन है वो ध्रुवीय कोड को का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ध्रुवीय कोड पहला इसका देखिए। अब इसमें से ढूंढिए ना कि ध्रुवीय कोड से क्या लॉजिक लग सकता है। और हाँ, एक बार अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना, चूंकि पहली बार आपको वहीं दर्शन होंगे, उसके पहले बहुत रेयर चांस है ना कि आपने सुन रखा होगा, तो इसका जरा ध्यान रखिएगा ना कि जो थोड़ा सा ब्रॉड सेंस अपने आप में लिए होगा। क्या लिए होगा? जो थोड़ी सी ब्रॉड बात करेगा ना, और थोड़ा लगे कि हाँ ये रियलिस्टिक है, तो ही चांसेस होगा कि वो वही ऑप्शन जो होगा वो सही होता है। ठीक है, सो इसका क्या होगा?
पोलर कोड, लग रहा है ना कि ध्रुवीय क्षेत्रों में कुछ नियम कानून होगा जिससे काम चलता होगा, वहां का कुछ रूल रेगुलेशन है वहां पे। तो ऐसी बात देखिए किसमें कह रहा है, चारों ऑप्शन पढ़ोगे ना तो दो ऑप्शन तो कट जाएगा, मेनली डाउट होता है ना तो दो ही ऑप्शन में डाउट होता है। जैसे पहला वाला पढ़िएगा कि ध्रुवीय जल राशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। कुछ अच्छी बात बोल रहा है ना कि हाँ, जो पोलर बॉडीज, वाटर बॉडीज होती हैं, वहां पे जो जहाज आपके चल रहे होते हैं उनके लिए सिक्योरिटी से संबंधित एक इंटरनेशनल कोड है। लॉजिक तो बोल रहा है कि एक कोड है, ठीक है, और पोलर भी बोल रहा है ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय जलराशियों में, तो ऐसे ही वर्ड मैच कर सकते हो। रिस्क लेना है तो, और ऐसा रिस्क पता है, अगर देखो कुछ भी हेल्प नहीं मिल रही है तो प्लीज भाई दूर से प्रणाम कर लेना। अगर रिस्क लेना है, पीछे आपने बहुत सारे अगर स्टैटिक के क्वेश्चन कर रखे हैं, पेपर देख के पता चल जाता है कि मेरा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वहां अगर कर रखा है ना तो ऐसे रिस्क ले सकते हो, तो इसको स्टैंड बाई पे रख सकते हो। लॉजिक कुछ कुछ तो कह रहा है ना कि हाँ मे भी सही हो सकता है। दूसरा वाला देखिए, यह उत्तरी ध्रुव के आसपास के देशों का ध्रुवीय क्षेत्र में अपने राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है क्या कि जो पोलर वाले हैं उसके जो आसपास के देश हैं अपना अपना बांट लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके जो पोल्स हैं ना, आर्कटिक हो गया फिर अंटार्कटिक हो गया, अभी फिलहाल में क्या है, ग्लोबल कॉमन्स है, तो कोई एक जो स्टेट होगा ना वो अपना दावा नहीं जता सकता है कि यहाँ तक का क्षेत्र मेरा है, यहाँ तक का क्षेत्र आपका होगा, तो इतना तो इसको काट सकते थे आप लोग। तीसरा देख लो, यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का एक समुच्चय है। देखो कुछ कुछ लॉजिक ये तो बोल रहा है ना कि पोल्स की बात कर रहा है, साथ में बोल रहा है कि उन स्टैंडर्ड्स का समुच्चय है, मे भी सही हो सकता है, ठीक है, दो ऑप्शन चांसेस है। डी वाला, यह आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, आर्कटिक काउंसिल हम लोग पढ़ते रहते हैं, नहीं पढ़ते रहते हो ना तो आगे के लिए आप तैयार कर लेना कि जो पढ़ते भी होगे आप लोग, जब इंटरनेशनल बॉडीज पढ़ते हैं ना इन्वायरमेंट में, तो उसमें हम लोग आर्कटिक काउंसिल पढ़ते हैं कि कौन कौन से मेंबर हैं, कौन कौन से मेंबर नहीं है, उनका काम धाम क्या है। और ये आर्कटिक काउंसिल के बारे में यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछ रखा है, तो वही आरएनडी अगर आपने किया होता ना तो इसको तो हटा दिया होता, क्योंकि इसके बारे में आप डीप जाते तो फिर पता चलता कि ऐसा पोलर कोड कुछ नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ दो विकल्प बच रहे हैं, या तो आपका ए हो जाएगा या तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके ऊपर था रिस्क लेते कि नहीं लेते। उसमें भी थोड़ा सा ब्रॉड ना यही वाला लग रहा है कि पोलर रीजन में जो जहाज चल रहे होंगे उनके लिए सिक्योरिटी से संबंधित इंटरनेशनल कुछ कोड था, ठीक है, तो इसका आंसर ए था। वैसे रिस्की क्वेश्चन था, अब गेस करना था, करते तो एटलीस्ट इतना तो दो एलिमिनेट करके ना 50-50 पे आप पहुंच सकते थे, बाकी आपका लक, ठीक है। इसका आंसर क्या था, ए था। यूएन से दो क्वेश्चन आ गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिए। पहला क्या है, यूएन महासभा गैर सदस्य राष्ट्रों को प्रेक्षक की स्थिति प्रदान कर सकती है। बिल्कुल सही है। जो यूएन जनरल असेंबली है ना वो बोल रहा है कि जो यूएन के नॉन मेंबर है उनको प्रेक्षक की स्थिति प्रदान कर सकती है, ठीक है। लॉजिक भी कह रहा है ना कि कर सकती है, सिर्फ ऑब्जर्वर का ही तो बोल रहा है ना, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा कि कुछ बड़ी बात बोल रहा है वोटिंग राइट का, सिर्फ ऑब्जर्वर की स्थिति जो होती है प्रदान कर सकती है, ठीक है। और ये आगे के लिए गेस वाला वर्ड भी आप लोग देख लो। अगर सिंपल सा ऐसे पूछे ना कि प्रेक्षक की स्थिति, जैसे मान लो कई बार बॉडी में पूछता है ना कि जो भारत है इसका सदस्य है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो उसका गलत हो जाए। बट वहीं बहुत सारी ऐसी बॉडी है ना जिनका भारत जो है सदस्य नहीं है, लेकिन वहां भारत को उसमें ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है। जैसे आई थिंक जो ओईसीडी है ना, तो ओईसीडी में हमें प्रेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। अभी हम लोगों ने जो पीछे बात की ना आर्कटिक काउंसिल, तो वहां भी प्रेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। तो प्रेक्षक मतलब क्या है ना कि जस्ट आप उसमें पार्टिसिपेट करो, उनकी बातों को सुनो, बाकी आपको कुछ मताधिकार वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। सो यूएन महासभा है, बहुत बड़े बड़े निर्णय यही लेती है, तो गैर सदस्य राष्ट्र जो है उनको प्रेक्षक का दर्जा दे सकती है। तो यहाँ पे आप ले सकते थे कि हाँ मे भी सही हो सकता है, ठीक है। दूसरा, जो अंतः सरकारी संगठन होते हैं यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना वो क्या होते हैं, प्रेक्षक का दर्जा उसमें पाते हैं। जैसे हम लोगों ने नाम सुना होगा ना इस्लामिक यूनियन वाला, कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ऐसे करके है जो ओआईसी है, ठीक है, वो क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और उसको यूएन की सदस्यता मिली हुई है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, जो संगठन होते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनको यूएन जनरल असेंबली में उनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिल सकता है, ठीक है।
अच्छा है, अगर करंट अफेयर ऐसे ही पढ़ोगे ना तो न्यूज़ आती रहती है। ठीक है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है, यूएन महासभा में अस्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो अगर जहां जहां ऐसा लगे ना कि रख सकते हैं सकते हैं सकते हैं, तो जनरल बात होती है ना, तो मे भी चांसेस होते हैं कि वो सही ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, 79, भारत में जो चाय बोर्ड है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। चाय बोर्ड, आई थिंक पीछे क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या, अगर नहीं भी पूछा हुआ है ना तो आप लोग इसको थीम पकड़ लीजिएगा। ये यूपीएससी की थीम है। हमारे यहाँ जितने बोर्ड है ना, प्रोडक्शन वाले बोर्ड, जैसे मान लीजिए कहीं मसाला बोर्ड आपका हो जाएगा, ठीक है, चाय वाला बोर्ड हो जाएगा, नारियल का बोर्ड है, जूट का बोर्ड है, तंबाकू बोर्ड है, तो आगे के लिए आप प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, कि वो उसका बोर्ड कहाँ कहाँ पे है, उसका मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है, क्वेश्चन पूछता है। पहला स्टेटमेंट देखो आप लोग, कि जो चाय बोर्ड है वो सांविधिक निकाय है, एक स्टेचुरी बॉडी है। तो यस, जो कोई भी अगर बोर्ड होता है ना तो उसकी स्थापना क्या होती है, एक पर्टिकुलर अधिनियम के माध्यम से होती है। ठीक है, तो वो क्या है, एक सांविधिक निकाय है, बिल्कुल सही है। अगर मान लो आपको नहीं पता होता कि जो बोर्ड होते हैं, अब याद रखिएगा कि अगर कोई कुछ बोर्ड होता है ना जिसको कुछ अधिकारिता मिलती है, तो सामान्यतः उसको क्या होता है, वो एक निकाय जो होता है वो सांविधिक होता है। ठीक है ना, तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इन केस अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको स्टैंड बाई पे रखते हैं, ऐसे वाले में ना हेल्प मिल जाती है आगे। ठीक है, तो मुझे तो बिल्कुल पता था कि हाँ पहला जो है वो बिल्कुल सही है, वो एक स्टेचुरी बॉडी है। तो ये तो गया, बी और सी चला गया ना। दूसरा देखिए, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न एक नियामक निकाय है। इधर देखो, एक नियामक निकाय है, ये तो बहुत जनरल सी बात है, लेकिन अगर ये इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से जोड़ देना, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि अगर कोई फैक्ट देता है, बिल्कुल सीधा सीधा फैक्ट दे रहा है, तो वो उसके चांसेस क्या होते हैं, गलत हो जाएंगे। जैसे ये बोल रहा है ना कि ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, क्या वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है क्या, नहीं। ऐसी जो बॉडीज होती है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से आती हैं, मतलब उत्पादन के बाद जो उसकी बिक्री वगैरह होती है ना उसको रेगुलेट करने के लिए ये बॉडी थी। तो ये किस मंत्रालय में आएगी, ये आएगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है ना, तो दूसरा भी गलत था, तो वो तो ऑब्वियसली गलत हो गया था। जो हमारे पहला अगर सही है ना, तो फिर आपका ऑप्शन बच रहा है 1 एंड 3 एंड 1 एंड 4। तो दूसरा पे तो मान लो कोई काम ही नहीं हुआ, दूसरा तो ऑलरेडी गलत हो गया है। तीसरा, यस, तीसरा वाला भी आपको पता होना चाहिए था। अगर आपने देखो ज्योग्राफी पढ़ोगे आप, तो भी उसमें ये चैप्टर आता है, हम लोग उसमें एग्रीकल्चर का पोर्शन पढ़ते हैं। और जब इकोनॉमी पढ़ते हो आप लोग ना, तो इकोनॉमी में भी ये पोर्शन आता है। ठीक है, कि जो कुछ मतलब एक साथ वो लिस्ट बना के दिया हुआ है, मैंने तो जहां से पढ़ा हुआ है ना, तो वहां एक पेज में जितने सारे बोर्ड है ना, प्रमुख प्रमुख जो उत्पाद हैं आपके कृषि उत्पाद, उनसे संबंधित जो बोर्ड है उनका एक साथ लिख दिया हुआ कि हाँ ये है, इनका बोर्ड इस स्थान पे है। सो तो जो चाय बोर्ड है ना उसका प्रधान कार्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में स्थित है क्या। और आप लोग गैस भी कर सकते थे। तीसरा यहाँ से गलत हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1 एंड 4। ठीक है, यानी कि चौथा आपको पता रहे कि ना पता रहे, दुबई में है कि मॉस्को में है कि नहीं है, वो आपको एक चलो नई चीज पता चल गई है कि जो इसके इस बोर्ड के जो विदेशी कार्यालय है ना यहाँ पे और यहाँ पे है। ये तो आंसर आ गया। तीसरा वाला देखो, आप लोग ना गैस भी कर सकते थे, या तो आपको पता होता, पता होना चाहिए था वैसे, क्योंकि सीधा बुक से उठ के आ रहा है ना, तो एटलीस्ट वहां तो पता होना चाहिए था। नहीं पता रहता ना तो गैस कर सकते हैं आप। देखो चाय का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है ये तो पता होगा ना, कि कुछ जो आपके हिली स्टेट्स वगैरह हैं वहां पे हैं। ठीक है, तो ये बेंगलुरु में क्या करेगा, बेंगलुरु में जो है ना शायद कहवा का है मिक्स, वो इंटरचेंज किया है। ठीक है, तो जो ये चाय बोर्ड का जो प्रधान कार्यालय है, जो प्रधान ऑफिस है ना, वो बेंगलुरु में ना होकर आई थिंक कोलकाता में है। ठीक है ना, तो ये फैक्ट जो है गलत बोल रहा था। लॉजिक लगा सकते थे ना कि चाय बोर्ड जो है और दूर दूर तक बेंगलुरु से कुछ लेना देना तो है नहीं, तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 4। ठीक है ना, आगे के लिए आप लोग क्या करोगे, जो जो मैंने बताया ना इस चैप्टर से जो जो कुछ भी होगा, चाय हो गया, कपास हो गया, मसाला हो गया, कॉफी हो गया, तंबाकू हो गया, वो सारे बोर्ड आप लोग देख लोगे, उनके बारे में गूगल कर लोगे पूरा। ठीक है, कि वो इस्टेब्लिश किस एक्ट के माध्यम से हुआ था, कब हुआ था, उनका मुख्यालय कहाँ पर है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इजी कह सकते हो ना, इजी क्वेश्चन था। 80 क्वेश्चन है, 80th क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। बिल्कुल, ये इसे आप बोल सकते हो ना, ये करंट अफेयर था। और लगभग सारी की सारी कोचिंग्स ने ना, जिनकी टेस्ट सीरीज होती है, उन्होंने अपने टेस्ट में इसको शामिल किया था। ठीक है, और हाँ थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि जो टेस्ट सीरीज होती है ना उनकी क्या उपयोगिता होती है, आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए मैं रिकमेंड करूंगा ना कि आप लोग ऐसे पैसे देके और जाके वहां उनके संस्थान में ना करो, क्योंकि देखो होता क्या है, मेनली हम लोग जो पैसे लेके खरीद के जाते हैं ना, तो वहां हम लोग चेक करते हैं हमारी की जो टाइमिंग है,
विद इन टाइम हम लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं वहाँ पे। और जो छोटी छोटी गलतियाँ होती है ना कि हम लोग प्रेशर में रहते हैं, स्टेटमेंट सही से पढ़ के उसका सही अर्थ लगाते हैं कि नहीं, और थोड़ा सा बबल भरने वाला कि ना टाइमली हम बबल भर पाते हैं कि नहीं, और बबल भरने में कोई गलती तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर ये आप लोग घर पे मैनेज कर सकते हो, इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा क्यों दोगे आप लोग? तो ये तो आप टाइमर लगा के थोड़ी सी अपने साथ ऑनेस्टी बरतो, रूम पे ही बैठ के अपना टाइमर लगाओ 2 घंटे का, देन सॉल्व कर लो। 2 घंटे का नहीं, अगर बबल नहीं भर रहे हो तो मान लो 20 मिनट बबल भरने के निकाल दो, तो आपके 1 घंटे 40 मिनट में। और बबल्स बेहतर होगा OMR सीट लेकर आना मार्केट से और भर भी लेना। ठीक है, तो वो तो ये हो गया कि आप लोगे कि नहीं लोगे। कर क्या सकते हो आप लोग, 2-3 जो कोचिंग होती है ना जैसे देखो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप लोग ना विजन की टेस्ट सीरीज ले लेना, एक दृष्टि की भी ले सकते हो आप लोग। ठीक है, दृष्टि हो गया, और कोई दूसरी कोचिंग होगी संस्कृति अगर लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि देखो ये लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रहता है, उसकी लैंग्वेज रहे ना रहे वो अलग बात होती है, लेकिन जो टॉपिक वो लोग पिक करते हैं ना, स्टैटिक के टॉपिक जो पिक करते हैं प्लस जो करंट अफेयर के टॉपिक पिक करते हैं, बहुत चांसेस होता है ना कि यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछती है। डिट्टो क्वेश्चन नहीं पूछेगी, आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, वो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसका सही गलत की जगह छोड़ के जो उसका जो एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन होता है ना, वहां से आप कर सकते हो। एक टर्म कहलाता है रिवर्स रिवीजन। ठीक है, रिवर्स रिवीजन, मान लो आप लोग बुक से आपने पूरा तैयार कर रखा है और आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। ठीक है, तो बुक की जगह ना इनसे रिवाइज कर लो, क्योंकि ये जो मोटे मोटे थीम जो पिक करते हैं ना, वही ये लोग जब हम लोग क्वेश्चन जब बनाते हैं ना, तो देखते हैं कि यूपीएससी पीछे कहाँ से क्वेश्चन पूछी हुई है, किस थीम पे क्वेश्चन पूछी हुई है, उसी को लोग नकल करके सारा का सारा टेस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएगा, कम मेहनत में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे ना वो आपको मिल जाएंगे। सो आप लोग वहां से रिवर्स रिवीजन कर सकते हो टेस्ट सीरीज का, इतना योगदान है। ठीक है, सो ये वाला जो टर्म था ना लगभग सारी कोचिंग ने यूज किया था, मतलब ये वाला क्वेश्चन जो था अपने टेस्ट में उन्होंने डाला था। ठीक है, सो इसका सीधा सीधा आंसर था पहले यही कि जो कंपनी होती है ना झूठ बोलती है, झूठे दावे करती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इको फ्रेंडली है, और बट वास्तविकता में क्या होता है, ऐसा होता नहीं है। तो यही है, मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के जो उत्पाद हैं वो पारिस्थितिक रूप से अनुकूल हैं, इको फ्रेंडली हैं और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था करंट अफेयर से बिल्कुल था, सारी कोचिंग ने किया था, होना चाहिए था, बिल्कुल फ्री के नंबर थे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, जो उच्च मेघ होते हैं ना, अच्छा इसके पहले 2023 में हम लोगों ने जब पेपर सॉल्व किया था, 2023 का जब पेपर सॉल्व किया था, तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि दो स्टेटमेंट बिल्कुल सेम सेम थे। ठीक है, मान लो थीम उनकी बिल्कुल सेम सेम थी, बट उनका एक्सचेंज कर दिया था। आई थिंक जो मिसाइल वाला क्वेश्चन था ना, जो क्रूज मिसाइल थी, और आपकी वो दूसरी मिसाइल कौन सी होती है, बैलिस्टिक मिसाइल, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी बिल्कुल बदल दिया था। तो सेम क्वेश्चन इसमें भी ऐसे ही किया गया था। ठीक है, कि ये जो उच्च मेघ का काम ये वाला था, और जो जो निम्न मेघ होते हैं ना, जो निम्न मेघ होते हैं उनकी प्रॉपर्टी ये वाली थी, तो बिल्कुल एक्सचेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट थे वो गलत थे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या था, बोल रहा है कि जो उच्च मेघ होते हैं वो मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा कर देते हैं, उल्टा था। ठीक है, और ये दूसरा वाला क्या था कि जो भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणें होती हैं उनका निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव पैदा होता है, दोनों की रिवर्स प्रॉपर्टी थी। ठीक है, सो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था ये वाला, बट वहां पे शायद मेरा गलत हो गया था। ठीक है, सो ये आपके अगर पता होता आपको इसके बारे में, इससे रिलेटेड आपकी जो समझ है वो सही होती तो सही हो सकता था, अदरवाइज किया तो यही था ना, इसका इसमें कर दिया था, इसका इसमें किया था। तो अगर आगे के लिए आप लोग देख सकते हो ना कि सेम थीम है, अगर दोनों क्वेश्चन जो होंगे ना सेम थीम से आ रहे हैं, बहुत हद तक चांसेस होते हैं ना कि उनकी प्रॉपर्टीज आपस में एक्सचेंज कर दी हुई है। तो एक बार आप लोग सतर्क हो जाइए ना, कि ना कि सीधे सीधे फ्लो में निकल जाइएगा। ठीक है, 82 क्वेश्चन। जो ये प्लेसेस वाले न्यूज़ में है ना, हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है और थोड़ा काफ़ी टफ हो रहा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, उस समय कितने लोगों को तो हवा नहीं लगी थी। पहला जैसे इसमें देखिएगा, पहला स्टेटमेंट क्या था, उत्तरी पश्चिमी केन्या में जो बीड़ी बीड़ी है एक बृहद शरणार्थी बस्ती है। हम लोग जो नॉर्मल मैपिंग करते हैं ना, वहां तो क्वेश्चन नहीं था। तो अभी जो हम लोगों ने बोला था ना, जो 28 में मैंने बताया था आपको कि जो ये वाला चलता है ना, प्लेसेस इन न्यूज़,
इस वाली सीरीज को आप लोग प्लीज ना किसी एक पर्टिकुलर चैनल को फॉलो कर लीजिए और वहां से ये अपना जो है ना ये वाला टॉपिक इसको कवर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन डीप में जाके पूछ रहा है और पिछले 3 साल से यही परिपाटी चल रही है ना। 21 में भी पूछा था, 22 में भी पूछा था और 23 में भी पूछा था। सो आप लोग यहाँ से आप लोग कवर कर लेना थीम, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन था ना, मे बी इसमें तो मुझे कोई आइडिया लगा ही नहीं था, ठीक है, कि जो उत्तरी पश्चिमी केन्या है उसमें जो बीड़ी बीड़ी है एक बृहद शरणार्थी बस्ती है। और देखो यूपीएससी में जो हम लोगों ने बात की थी ना, बहुत अगर ये फोर्स मतलब सीधा सीधा बोल रहा है, बहुत जोर दे के बोल रहा है ना कि ये पर्टिकुलर थिंग जो है ये होगी, तो चांसेस होते हैं उसके गलत होने के। जैसे क्या बोला है कि जो उत्तरी पश्चिमी केन्या है उसमें जो बीड़ी बीड़ी है एक बृहद शरणार्थी बस्ती है, तो ये स्टेटमेंट गलत था। जो ये बीड़ी बीड़ी वाला है ना वो केन्या में नहीं है, आई थिंक ये ना युगांडा में था, बट उस टाइम मुझे नहीं पता था, ठीक है। सो पता नहीं मैंने इसको गलत किया था या फिर सही किया था। दूसरा, लेकिन दूसरा और तीसरा जो था ना यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा। जैसे देखो, दक्षिणी सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं। इसकी लैंग्वेज देखिएगा कि जो दक्षिणी सूडान है उससे जो वहाँ पे जो सिविल वॉर चल रही है वहाँ से लोग भाग करके कुछ लोग जो होते हैं ना यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। सो इसकी लैंग्वेज देखिए कि कुछ लोग रहते हैं। आप बताओ कि कोई नेबरिंग स्टेट है, मान लो यहाँ पे कुछ युद्ध हो रहा है, तो कुछ लोग तो यहाँ पे चले ही जा सकते हैं ना। बहुत ऐसा फोर्सफुली तो नहीं कर रहा है, काफी सामान्य सी बात बोल रहा है ना कि, और होता भी है कि अगर कहीं कुछ भी होता है ना तो लोग शरणार्थी बन के कहीं न कहीं चले ही जाते हैं। तो सिंपल है कि दक्षिणी सूडान का जो गृह युद्ध हुआ था तो वहां से कुछ लोग भाग के बीड़ी बीड़ी में रहते हैं, बिल्कुल सही था, ठीक है। पता नहीं था बट आप इस वर्ड से पकड़ सकते हैं ना कि कुछ लोग जो होते हैं बीड़ी बीड़ी में रहते हैं। लैंग्वेज की देखिए कितनी मॉडरेट है, तो चांसेस क्या होगा, सही हो जाएगा। सेम तीसरा भी इसी में ऐसे ही बोल रहा था, इसकी भी लैंग्वेज वही थी कि जो सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए जो कुछ लोग होते हैं ना वो केन्या के शरणार्थी संकुल में रहते हैं। ददाब शरणार्थी संकुल जो है वहां रहते हैं। इसकी लैंग्वेज आपको पता हो ना पता हो, लेकिन इसकी लैंग्वेज देखिए कि कुछ लोग रहते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है ना कि ये दोनों सही होगा। तो इस बेस पे देखो आपने 3 में से आपके 2 पे तो चांसेस लगभग 99% बन रहे हैं ना कि ये सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो ना, रिस्क लो, क्या पता आपको सारे के तीनों सही हो सकता है या फिर 2 सही हो सकता है। तो 2 3 कहाँ बन रहा है, आपको ना यूपीएससी ने भी हेल्प कर दिया था, क्योंकि जो 2 और 3 है ना सिर्फ एक ही स्टेट में सॉरी ऑप्शन में मिल रहा है। तो आपको पहला पता हो ना पता हो जरूरत भी नहीं थी। दूसरे तीसरे पे आप लोग 99% श्योर थे ना कि सही होने के चांसेस है, तो यानी कि जो 2 3 है वो सिर्फ एक विकल्प में है। आपको देखो यूपीएससी ने हेल्प कर दी थी, ठीक है। सो ये था, ये तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट अगर ये वाला ऐसे टाइप के प्रिपेयर करने हैं ना, और ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 4 5 क्वेश्चन तो आई थिंक आ ही रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी अच्छी सी कोचिंग पकड़ो जिनका नाम मैंने बता रखा है, वहां से जो ये वाली सीरीज है ना आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये टफ क्वेश्चन था, थोड़ा गेस कर सकते थे, क्योंकि देखो उस टाइम क्या हुआ था, जो आर्मेनिया था और अजरबैजान था, इन दोनों के बीच में युद्ध चला था, ठीक है। सो हम लोग प्रिपेयर क्या कर सकते थे उस टाइम कि इनकी जो बॉर्डरिंग कंट्री है वो प्रिपेयर कर सकते थे, थोड़ा ब्लैक सी वाला रीजन था वो प्रिपेयर कर सकते हैं। बट इतना डीप में तो मुझे नहीं लगता किसी ने प्रिपेयर किया होगा कि ये जो तुर्की राज्यों का संगठन है, कोई कोलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किश स्टेट, ठीक है। सो ये टफ क्वेश्चन था, मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि कुछ हवा तो लग नहीं रही थी, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आप लोग पढ़ते हो, आई थिंक कोचिंग में भी वालों ने भी कवर नहीं किया था। सो मैंने इसके स्किप कर दिया था ना, कुछ हेल्प तो मिल नहीं रही थी। सो ये वाला छोड़ दिया था मैंने, ड्रॉप किया था, ठीक। 84th। ये वाला क्वेश्चन इजी था, ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन था। अब यूपीएससी में पता है देखो चेंजिंग क्या हुई पिछले 2 3 सालों में, मैंने जो मैं देख रहा हूँ ना, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उससे क्या हुआ है, जो एंशियंट है और आपका जो मेडिएवल है इसका वेटेज बढ़ गया है। प्लस जो पहले हम लोग बोलते थे ना कि जो ये तो वनडे एग्जाम में आ रहा है करंट अफेयर, अब वो जो ना यूपीएससी इसको पूछ रहा है, तो जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है ना आप उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, थोड़ा ईमानदारी से आप लोग पढ़िएगा। एक तो आपको डेली डेली जो होता है उससे अपडेट रहिएगा, प्लस जो आपका ईयरली कंपाइलेशन आता है लास्ट में ना किसी भी कोचिंग का, या तो विजन का या फिर ओनली आईएएस का, दृष्टि संस्कृति जो भी है आपका, वहां से कवर कर लोगे ना तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे वो आराम से हो जाएंगे। जैसे देखो ये क्या बोल रहा है कि गुजरात में जो है भारत का विशालतम सौर पार्क है, नहीं वो विशाल में नहीं था ना, कहाँ पे था, गुजरात में नहीं था, कहाँ पे था, आई थिंक राजस्थान में था, ठीक है। तो पहला ही फैक्चुअल है, पहला गलत हो गया आपका, ठीक है। सो आपके 2 ऑप्शन तो यहाँ पे चले गए थे। और ये दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो केरल में जो पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना था, जो आई थिंक कोचीन हवाई अड्डा था ना,
वो उस समय बना था और ये न्यूज़ में था, तो मैंने ये वाला तो सुन रखा था बिल्कुल, ठीक है, कि जो केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो बस आपने दो ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट कर दिया था, बचा क्या था, केवल दो या फिर केवल तीन, दूसरे पे आप बिल्कुल श्योर थे, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी, ठीक है। तो ये तो करने का तरीका था, बट अब आगे के लिए क्या प्रिपेयर कर सकते हो कि जो ऐसे करंट अफेयर है ना उनको स्किप मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के संदर्भ में हमें बात करनी थी, ठीक है। अनक्लॉज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, और जो इसके जो जितने प्रावधान है ना इसके बारे में भी आप लोग पढ़ते हो कि टेरिटोरियल वाटर कितनी होती है, लगभग साल भर में तो हम लोग चिल्लाते रहते हैं ना कि EEZ है, किसी भारत का जो EEZ है ये 200 नॉटिकल माइल तक है, तो इतना तो पढ़ते रहते हैं ना। वहीं से क्वेश्चन था, क्या है, किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से जो बेसलाइन है वहां से मापी जाती है, से मापित जो 12 समुद्री मील है वहां से अनअधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। हिंदी इसकी काफी टफ हो रही है ना, तो आप लोग इंग्लिश देख सकते हो। कोस्टल स्टेट हैज द राइट टू एस्टेब्लिश द ब्रीथ ऑफ इट्स टेरिटोरियल सी अप टू अ लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल, बिल्कुल सही है। 12 नॉटिकल माइल तक जो होता है, कोई भी राष्ट्र जो होता है ना वो क्या कर सकता है, टेरिटोरियल सी या फिर टेरिटोरियल जो एरिया होता है ना वो स्थापित करता है, वहां तक होती है। तो बिल्कुल सही था, पहला वाला फैक्ट तो बिल्कुल सही था। दूसरा वाला देखिए, तो पहला वाला सही था तो आपको सिर्फ यहां से बी गायब होगा, ठीक है। दूसरा वाला देख लीजिए, सभी राष्ट्रों के चाहे वे तटीय हो या फिर भूबद्ध भाग के हों जहाजों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा करने का अधिकार होता है। शिप्स ऑफ ऑल स्टेट वेदर कोस्टल हो या फिर लैंडलॉक्ड हो एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, ये वाला फैक्ट सही है। इसकी भाषा भी देखिएगा ना, बोल रहा है कि मान लो कोई सी गुजर रहा है, ठीक है, और वो इनोसेंट पैसेज है, ना कि मतलब वो ना वॉरशिप ना है, वो नहीं गुजर रही है। मान लीजिए कोई क्या हो रही है, जो मालवाहक जहाज है ना वो गुजर रहा है, इनोसेंट पैसेज है, तो उसको गुजरने का राइट होता है, ठीक है ना, वो भी बिना रोक टोक के। तो ये वाला भी फैक्ट भी बिल्कुल सही था, जनरल लाइन थी, ठीक है। और इसकी लैंग्वेज भी देखिए ना, यहाँ से इसका ले सकते थे ना कि ये बिना सॉरी क्या था इसमें, इंग्लिश में देखिए इनोसेंट जो पैसेज होता है वो वाला, ठीक है ना। तो दूसरा सही था, तो यहाँ से सी वाला आपका ऑप्शन चला जाएगा। तीसरा देखिए, ये तो वेल नोन फैक्ट है कि जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार जो होता है आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होता है। यस, ये वेल नोन फैक्ट है कि आपको जो बेस लाइन होती है ना वहां से 200 नॉटिकल माइल तक का किसी पर्टिकुलर कंट्री का क्या होता है, EEZ होता है, ठीक है ना, उसका वो आर्थिक दोहन कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। आगे के लिए आप लोग क्या कर सकते हो ना, अनक्लॉज के बारे में थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। अनक्लॉज जो है ना उससे रिलेटेड जितने भी प्रावधान है, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, वो डिटेल में आप लोग गूगल कर लेना, वहां से पढ़ लेना। क्वेश्चन आ जाता है अनक्लॉज से, मैंने कई बार देखा है क्वेश्चन आते हुए। 86 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक जो है कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेकाकू द्वीप विवाद का सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, उसको प्रतिबिंबित करता है बता रहा है। ये भी वेरी वेल नोन फैक्ट है, साल भर न्यूज में रहता ही रहता है, नहीं होता है ना तो ये वाले आप लोग थीम प्रिपेयर कर लीजिए। अगर कोई विवादित क्षेत्र है, दो कंट्रीज के बीच में कोई विवादित क्षेत्र है ना, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे अक्सर पूछता है रसिया चाइना के बीच में, जापान रसिया के बीच में, यही वाला पूछता है, ठीक है। ये वाला बिल्कुल वेल नोन फैक्ट था, किसके किसके बीच में है, सेकाकू द्वीप आई थिंक ना चीन और जापान के बीच में आइलैंड है, विवादित है, ठीक है। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है, ठीक है। तो आप लोग देख लोगे, ऐसे ही ना जापान और उसके बीच में भी है, जापान और रसिया के बीच में है, आई थिंक क्यूराइल आइलैंड जो है ना वो वाला है। ऐसे वाले जो वो होंगे ना लैंड जो विवादित हैं, उनके बीच में आप लोग जरा अपनी समझ देख लोगे। इसका आंसर क्या था, बी था, इजी था। ये तो काफी टफ क्वेश्चन था, फिर वही है जो समाचार में रहे हों और थोड़े से महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं, वो इंटरनेशनल वाली खबर है ना। ये तो काफ़ी टफ हुआ था, मैंने छोड़ दिया था। देखो इसमें से एलिमिनेट क्या हो रहा था, सिर्फ आप लोग पहला एलिमिनेट कर सकते थे कि ये जो चार्ड वाली कंट्री है इसमें चीन ने कोई अपना सैन्य बेस स्थापित तो नहीं किया था उस टाइम, आई थिंक उसमें हुआ था, जिबूती वगैरह में तो था, बट चार्ड में तो उस टाइम न्यूज़ में नहीं था, तो बट आप एक एलिमिनेट कर सकते थे। और ये पेयरिंग वाला क्वेश्चन था ना, तो वहां से आपको नीचे से तो हेल्प मिल नहीं रही थी, मतलब आपको इसी में से पता होना चाहिए था, ठीक है। तो मुझे बहुत कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था।
आप लोग ऐसे ही करोगे, बहुत ज़्यादा अगर आइडिया नहीं है ना तो ऐसे, अब तो पेयर वाले ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है। और प्रिपेयर होने के लिए क्या कर सकते हो, वही जो इंटरनेशनल न्यूज़ है ना, एक बार अपनी उसमें समझ बढ़ा लोगे अच्छे से, ठीक है। सेम देख रहे हो आप लोग, इंटरनेट जो प्लेसेस अंतर्राष्ट्रीय वाले हैं ना, उनसे कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वो जो मैंने आप लोग को बताया था ना कि प्लेसेस इन न्यूज़, वो वाली सीरीज आप लोग प्लीज़ कर लेना। इवन एक साल पहले से ही कर लेना, वो जो कोचिंग वाले जो चला रहे होंगे ना, वो एक साल पीछे से चला रहे होंगे, तो आप लोग अभी तक नहीं कर रहे हो ना तो अब से कर लेना, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, अक्सर समाचारों में रहने वाले जो क्षेत्र हैं वो किस देश से संबंधित है। इसमें आप लोग ये वाला सुनते हो कि जो अनातोलिया वाला रीजन है ना, ये क्या है, टर्की से है क्या, बिल्कुल सही है। हम लोग पढ़ते भी हैं, जो ज्योग्राफी आप लोग बेसिक करते होगे ना तो पढ़े होगे ना कि जो अनाटोलिया का जो प्लेट्यू होता है वो कहाँ पे है, अनातोलिया का जो पठार है वो टर्की वाले में है। सो यहाँ से या तो आपने सुन रखा होगा, नहीं तो आपको स्टैटिक ज्योग्राफी था वहाँ से क्वेश्चन था। तो एक युग में तो बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है। दूसरा आपने सुना है कि नहीं सुना है पता नहीं, ठीक है। उस टाइम तो मैंने भी नहीं सुन रखा था कि जो अम्हारा है वो आपका इथियोपिया में है कि नहीं है पता नहीं, ठीक है। लेकिन आपका ये जो चौथा वाला है ना, वो तो वेल नोन था कि जो कैटलोनिया वाला प्रांत था ना, क्या वो इटली से रिलेटेड है क्या, नहीं। जो कैटलोनिया था ना वो स्पेन से रिलेटेड है, वो उनसे सेपरेशन की कुछ मांग वांग कर रहे थे, तो वहाँ पे वो जनमत संग्रह हुआ था ना। सो ये वाला उससे रिलेटेड था, यानी कि जब चौथा जो है आपको यहाँ से मैच हुआ है ना, तो मे बी ये वाला यहाँ से हो सकता है, ठीक है। लॉजिक तो यही कह रहा था कि अगर ये जो गलत मैच हुआ है तो ये तो नहीं हो सकता ना, यानी कि दो तो आपके यहाँ से गायब हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन से सही सुमिलित हो सकते हैं, अब दो ऑप्शन है, या तो केवल एक युग में सही हो सकता है या तो केवल दो युग में सही हो सकता है। 50-50 था, फिर आपको रिस्क लेना ही था। अगर 50% एलिमिनेट हो गया ना तो ऐसे क्वेश्चन में आप ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका लक सही हो गया तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, वरना पेनल्टी लगेगी आपको, ठीक है। सो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर दोनों सही था, ठीक है। ये जो अम्हारा वाला था ये इथोपिया में था, ठीक है। सिर्फ लॉजिक यही है, वही जो प्लेसेस वाले जो प्लेसेस इन न्यूज़ है ना, उसको आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा, सो हो जाएगा आपका। सो इसका आंसर क्या था, केवल दो युग में सही था, ठीक है। हम्म। वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। वही अपना जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अंदर के जितने प्रावधान है ना 1972 वाले, उसी से रिलेटेड कुछ पूछा हुआ है। स्टेटमेंट इसका पहला वाला पढ़िएगा, जो वन्यजीव होते हैं वो एकमात्र सरकार की संपत्ति होते हैं। इनकी लैंग्वेज पढ़िए, एकमात्र, सोलली, ये वाले जो होते हैं ना बड़े एक्सट्रीम वर्ड होते हैं। तो जो अगर गैस कर रहे हो आप, या तो पता हो तो आप जा सकते हो, अदरवाइज जो गैस करने वाला होता है ना, जो एलिमिनेट करने वाला होता है, उसका रूल ये कहता है कि अगर ये वर्ड आता है ना कि सोलली, एकमात्र, ठीक है, तो ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं गलत होते हैं। तो पहला वाला गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बोल रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ होती है ना, क्या केवल और केवल सरकार की संपत्ति होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको पता भी होगा ना कि कुछ ट्राइब्स जो रहते हैं ना, उनको भी वहां पे राइट मिला होता है कुछ कुछ। तो जो ये एकमात्र बना दिया है ना, इसकी वजह से क्या हुआ है, ये गलत हो जाएगा। तो आपका ये ए कट जाएगा, सी कट जाएगा, ठीक है। अब या तो आपका केवल बी सही हो सकता है, या तो केवल डी सही हो सकता है। देख लीजिए दूसरा वाला, कि जब किसी वन्यजीव को संरक्षित घोषित कर दिया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो चाहे उससे बाहर हो, वो समान संरक्षण का अधिकारी होता है। यस, ये वाला फैक्ट आपको लग रहा है ना कि आप इसको मान लो, कोई भी अगर है जैसे इंडियन, आपका वो कौन सा है, बस्टर्ड वाला जो है ना, या फिर आप मान लो आपका टाइगर हो गया, ठीक है। तो टाइगर आपका चाहे जंगल में रहे चाहे जंगल से बाहर निकल के घूम रहा हो, ठीक है, उसको इक्वल प्रोटेक्शन दोगे। ये नहीं कि जंगल से बाहर आ गया तो आप उसको मार दोगे, ठीक है। अगर इतने पे भी नहीं समझ में आ रहा था ना, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको नीचे वाले से हेल्प मिल जा रही थी, ठीक है। श्योर हो, अगर लग रहा है कि सही है तो मार सकते थे कि केवल बी है, अदरवाइज तीसरे वाले से आपको हेल्प बिल्कुल मिल रही थी। तीसरा क्या बोल रहा है कि जो किसी संरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। इसकी लैंग्वेज देखिए क्या बोल रहा है कि कोई संरक्षित वन्य जीव है, मान लीजिए कि टाइगर है, ठीक है, और अगर वो मानव जीवन के लिए खतरा बन गया है, सिर्फ इसकी आशंका है कि उससे मानव जीवन को खतरा हो गया है, तो क्या आप उसको उसी बेसिस पे पकड़ लोगे और मार दोगे। इसकी लैंग्वेज देखिए कितनी एक्सट्रीम बात बोल रहा है ना। सो तीसरा तो आप लॉजिकली यहीं से उड़ा सकते थे, ठीक है, तीसरा गायब हो सकता था। तो बस सीधा सीधा आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। सो ये वाला पर्टिकुलर एक जो है ना, वो आप लोग आराम से देख लोगे, ठीक है। इसके जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, अमेंडमेंट के थ्रू जो जो प्रावधान हुए हैं, वो सब आप लोग देख लोगे। आई थिंक इसके अंदर जो हम लोग शेड्यूल पढ़ते हैं ना कि अनुसूची 1, 2, 3, 4, अभी रिसेंट में इसका अमेंडमेंट हुआ है। सो प्लीज़ वहाँ पे आप लोग देख लोगे, ठीक है। जो हम लोग पढ़ते थे ना वर्मिन वगैरह,
ये वाला से क्वेश्चन भी आया हुआ है वर्मिन, तो ये तो यूपीएससी की थीम भी है, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसके पहले था कि किसमें वर्मिन घोषित किया गया है, किसमें प्लांट को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, और अभी ना रिसेंट में क्या हुआ है, ये वाला जो पर्टिकुलर एक्ट है ना, इसमें अमेंडमेंट हुआ है। तो आप लोग आगे के लिए देख लोगे क्योंकि क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। आई थिंक जो ये वर्मिन वाला जो था ना, ये प्रावधान ही हटा दिया गया था, शेड्यूल ही गायब कर दिया गया है। तो आप लोग अपना इसमें अपनी समझ बढ़ा लोगे। हम्म ये वाला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो ऐसा वाला हमेशा हर साल हो ही जाता है। जैसे इस बार जो आया था ना आपका क्वेश्चन, बड़ा यूनिक सा था कि जो हाथ से पकड़ के कौन खाता है, तो उसका आंसर क्या था? इस बार का आंसर क्या था? औरंगुटन था ना, औरंग ऊटन था। इस बार भी ये वाला अजीब सा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस एक जीव की जो कुछ प्रजातियां होती हैं वो कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है। मतलब वो ना ऐसे लॉजिक क्या बोल रहा है, कवकों के कृषक, मतलब ये ऐसा कुछ काम करती हैं, मतलब बेस प्रदान करती है जहां पे क्या ग्रो होते हैं, कवक ग्रो करते हैं, जो फंगाई होती है ना वो ग्रो करते हैं। देखो ये तो बहुत पढ़ नहीं सकते हो आप, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको तैयार कर सकते हो। लॉजिक क्या कह रहा है, कॉकरोच कर सकता है ऐसा क्या, केकड़ा कर सकता है, मकड़ी कर सकता है। तो देखो मैंने तो प्योर गेस किया था, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से आवाज आ रही थी ना कि ऐसा जो काम होता है वो चींटी कर सकती है। एक्चुअली देखो जब चींटी की जो बिल विल देखोगे आप ना, चींटी की जो आप बिल देखोगे ना, तो वो मिट्टी को बहुत ऐसे भुरभुरी भुरभुरी कर देती है ना। तो मे बी मुझे लगा था कि हाँ ऐसे कर देती हैं तो वो बिल्कुल फर्टाइल लैंड बनेगा जहाँ पे चींटी ग्रो कर सकती है, और सॉरी जो फंगाई होते हैं ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने इसे प्योर तुक्का मारा था और मेरा आंसर सही था। ठीक है, सो ऐसे वाले में है, आपका दिमाग वहाँ काम किया तो ठीक है, अदरवाइज दोनों आपको 0.8 पेनल्टी लगेगी, 0.3 पेनल्टी लगेगी। सो ये वाला, ये तो थीम रिपीट हुई है, ये वाला तो बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए था आप लोगों का। ये जो अशोका के जो पिलर्स है ना, अशोका के जो पिलर्स हैं कई बार पूछ चुके हैं, और ये अगर इसको कोई छोड़ के जा रहा है तो ये तो मूर्खता है। और बेसिक एनसीईआरटी से भी था, जो मैंने 2023 में बात की थी ना, कि जो सीधा सीधा जो मैप से वहां से क्वेश्चन उठ के आया था। जैसे पीछे वाले में कोई क्वेश्चन उठ के आया था ना, यहाँ पे कोई था पर्टिकुलर जगह, धान्य कटक था शायद। ठीक है, सो ऐसे ही ये वाला भी जो है ना, इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो था मैप से ही क्वेश्चन उठ के आया था। सिंपल सा पूछ रहा है कि जो अशोक के जो प्रमुख शिलालेख है ना, हम लोग पढ़ते तो हैं कि प्रमुख शिलालेख कहाँ कहाँ पे हैं, बट शायद हम लोगों ने मैप में तो नहीं देखा होगा। अगर मैप में देखा होता ना तो ये जो चारों के चारों प्लेस हैं बिल्कुल बड़े बड़े अक्षर में वहाँ पे दिख रहे थे। ठीक है, सो मैच करना था, देख लीजिए। और देखिए ये वाला जो जहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा है ना, वहाँ आपको फैक्ट थोड़ा सा पता ही होना चाहिए। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ना कि आप थोड़ा सा फैक्चुअली अपने आप को ठीक ठाक कर लीजिएगा आगे के लिए। जैसे इसका क्या था कि जो धौली वाला प्लेस है, क्या वो उड़ीसा में है? यस, ये तो फैक्ट सही था। जो एरगुडी है, क्या वो आंध्रा में है? बिल्कुल सही था। ये दो वाला सही था, नीचे के दो गलत थे। ये जो जौगढ़ है ना, जौगढ़ जो था वो एमपी में नहीं है, ये भी आई थिंक उड़ीसा में ही है। ठीक है, तो ये तो आपको पता होता, वहां पे तो कर पाते, अदरवाइज थोड़ा गलत हो जाता। और ये जो कालसी है ना, कालसी आपका कर्नाटका में ना होके कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो उस टाइम पता होता तो आप लोग केवल दो युग्म मार सकते थे। आगे के लिए आप लोग यही करोगे कि जो पूरी एंशियंट है और मेडिवल है, ठीक है, वो जरा अच्छे से प्रिपेयर करोगे, विद मैप प्रिपेयर करोगे। और ये जो अशोका से रिलेटेड है ना, अच्छी खास यूपीएससी का पूरा पका पकाया थीम है, अशोका से रिलेटेड जो जो कुछ भी है वो आप लोग जरा प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, अशोका से रिलेटेड मेनली जो है ना प्लेसेस के बारे में ही पूछता है, प्लस उनके जो शिलालेख है ना, शिलालेख जो आपके वो 12-13 आपके मेजर वो आपके क्या है एडिक्ट्स हैं, वहां से क्वेश्चन पूछता है। सो आप लोग देख लोगे ये वाला टॉपिक। ठीक है, आई डोंट थिंक कि कोई इसको छोड़ के जाता भी होगा, सब लोग पढ़ते हैं इसको तो। हम्म 2022 से जो इंट्रोड्यूस कर रहा है ना, मेडिवल वाले का जो वेटेज है ना वो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा था कि ये जो पर्टिकुलर राजा है किस राजवंश से रिलेट कर रहा है। ये तो देखो 2022 में शुरू किया था, और इससे आगे बढ़ के 2023 में क्या कर दिया गया था कि शायद जो ये राजवंश थे उनका शासनकाल जो था वो कौन सा था, शायद 9वीं शताब्दी के पहले था या 9वीं शताब्दी के बाद था, कुछ इस टाइप का था ना। मतलब देखो ये जो छोटे छोटे राजवंश है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग एटलीस्ट इतना तो कर लोगे, जो 2023 में मैंने बात की थी कि अगर आप लोग आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आरएनडी का मतलब यही होता है। ठीक है, कि मान लो ये जो चंदेल शासक है, तो अब एटलीस्ट इतना देख सकते हो कि चंदेल शासक जो थे उनका स्थापना किसने की थी, कब स्थापना की थी, कहाँ स्थापना की थी, और इनके प्रमुख जो राजा वजह हैं उनके बारे में आप लोग देख लोगे। ठीक है, तो इसमें जो है ना सिर्फ ये पहला वाला जो था और ये तीसरा वाला था सही सुमेलित था, बाकी जो ये दो वाला था ना ये गलत सुमेलित था। ठीक है, तो उस टाइम पता होता तो हो सकता था सही कर सकते थे, एटलीस्ट ये तो आप लोग जानते होगे। नन्नुक के बारे में जानते होगे, चंदेल ठीक है बिल्कुल सही था। नागभट्ट द्वितीय जो था वो भी गुर्जर
प्रतिहार से था, ठीक है। बाकी दो वाला जो था ना वो चेंज किया हुआ था, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, इसका केवल दो युग्म सही है। बट आगे के लिए आप ना प्लीज इसको प्रिपेयर करना अच्छे से, आप लोग प्रिपेयर कर लेना। मैंने बता दिया है कहाँ से प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्वेश्चन आगे आएगा, पक्का आएगा, और थोड़ा डीप में आएगा, क्योंकि देखो अभी तो इंट्रोड्यूस किया था ना, पिछली बार तो ये इंट्रोड्यूस किया था। 2023 में पूछा है कि कौन सी जो राजवंश है उनकी स्थापना आई थिंक 9वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी कुछ ऐसे करके लैंग्वेज थी। मे बी जो आगे चल के हो जाएगा ना, इनके द्वारा कुछ कुछ मेजर काम करवाएंगे। जैसे हर राजवंश में ना कुछ कुछ राजा होते हैं, उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम करवाए गए होते हैं। उनका जो राजवंश है ना कुछ प्रसिद्ध काम के लिए प्रसिद्ध होता है, तो वो आप लोग देख लोगे उसके बारे में थोड़ा डीप जाके, ठीक है। 93, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग आगे के लिए यही करोगे कि संगम साहित्य के बारे में जरा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, संगम कविताओं के भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं मिलता है। जहां ये वाली लैंग्वेज आए ना, इसको स्ट्रीम वाला बोलते हैं। एलिमिनेट करना हो तो आप लोग इसको पकड़ लीजिए। जहां बोले कि कोई संदर्भ ही नहीं मिलता है, तो ये बहुत एक्सट्रीम बात बोल रहा है, गलत होने के चांसेस इसके होते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, संगम पोएम्स आर डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस ऑफ मटर्नल मटेरियल कल्चर। ऐसी बात ही नहीं हो सकती कि कोई भौतिक संस्कृति की बात ही ना करे, ठीक है। पहला बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है, वर्ण का जो सामाजिक वर्गीकरण है संगम कवियों को ज्ञात था। बहुत लॉजिक सी बात कर रहा है ना कि हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है ना परंपरा से चली आ रही है, ठीक है। साउथ में भी विद्यमान थी। बहुत हद तक संभव है कि इन कविताओं में जो ये संगम साहित्य है इसमें क्या हो, जो वर्णों का जो सामाजिक वर्गीकरण है संगम कवियों को ज्ञात था। अगर या तो श्योर हो सकते हो तो मार सकते हो, अदरवाइज दो ऑप्शन पढ़ लो। अगर दो ऑप्शन थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हो ना तो ऑटोमेटिक भी तो सही हो जाएगा। तीसरा देख लो, मतलब अभी ना ये चांसेस है कि इसके सही होने के चांसेस है, तो इसको स्टैंड बाई पे रखो, बाकी दो देख लो। संगम कविताओं में जो समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, फिर वही वाली पहली वाली लैंग्वेज की कोई संदर्भ ही नहीं है, बिल्कुल गलत बोल रहा है ना। सी वाला क्या है, संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक। ऐसा कुछ नहीं है ना कि थोड़ा तो रेफरेंस हो ही सकता है ना, तो जैसे ये इनके लैंग्वेज बोल रहा है कि कोई रेफरेंस ही नहीं है, तो ये लोग गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो सी वाला तो पक्का कट जाएगा। डी वाला देख लो, संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। वो भी नेगेटिव सेंस में ही बता रहा है ना कि जादू टोनों के बारे में कुछ नहीं बताया गया। आप बताओ कोई ऐसा समाज होता है क्या जहाँ जादू टोना, थोड़ा उनका जो टोटका जो भी होता है उसके बारे में बात होती है कि नहीं होती है, अलौकिक शक्ति के बारे में बात होती है ना। तो इस लॉजिक से आप इसको गलत कर सकते थे। यानी कि तीन ऑप्शन तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मैं सही नहीं हूँ, अल्टीमेटली क्या बचा, बी बचा, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरीके से गैस कर सकते थे, ठीक है। सो इसका आंसर बी था। आगे के लिए आप लोग क्या करोगे, संगम साहित्य के बारे में जरा अच्छे से पढ़ लोगे। किसके शासनकाल में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, किन शासकों ने की थी, कहाँ पे हुआ था, वगैरह वगैरह, ठीक है। किसके राज्यकाल में ये जो योग वशिष्ठ है ना उसका का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। देखो कोई संस्कृत की बुक है, उसका फारसी में अनुवाद हुआ था, ठीक है। ये मैंने बताया था ना कि कोई राजा है, उसके शासन विशेष में कुछ काम किया गया था। ऐसे हम लोग अभी प्रिपेयर नहीं करते थे, बट आगे के लिए आप लोग प्रिपेयर कर लोगे। लेकिन क्या आप इसको गेस कर सकते थे क्या, मैंने किया था, मुझे सही था। लॉजिक क्या था, देखो पहली बात तो ये बोल रहा है ना कि कोई पर्टिकुलर संस्कृत की रचना है, ठीक है, संस्कृत की कोई रचना है और इसका अनुवाद किस में किया गया है, फारसी में किया गया होता है, ठीक है। तो आप बताओ ऐसी रचनाओं को अनुवाद कौन कराएगा, वही राजा कराएगा ना जो थोड़ा सा क्या होगा, सहिष्णु होगा, ठीक है। क्या होगा, थोड़ा सा सहिष्णु होगा, और जिसका जो शासनकाल होगा ना थोड़ा सा शांतिपूर्ण होगा। क्या होगा, थोड़ा सा शांतिपूर्ण होगा, उसके पास पर्याप्त समय भी होगा, ठीक है। तभी तो इतना कुछ प्रमोट करके करवाएगा। सो इसमें से आप बताओ किसके पास ज्यादा समय था। हुमायूं का शासनकाल तो भागते भागते बीता था, ठीक है, तो मैंने तो इसको एलिमिनेट कर दिया था। जो ये डी वाला जो है ना वो तो आपको पता होगा कि काफी कट्टर शासक था, तो मैंने दो इस बेस पे एलिमिनेट कर दिया था कि इन दो में तो पक्का नहीं होगा। अब आपके पास 50-50 का चांस था, बिल्कुल क्वेश्चन ले सकते थे, एक शाहजहां दूसरा अकबर, ठीक है। सो अब बताओ दोनों में से कौन जो ऐसा शासक था ना जो बहुत सहिष्णु था, बहुत ही उदार था, ठीक है। तो आपके अकबर महान जो है ये थे, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे ना, जो आपका ये मुगल एम्पायर है, ठीक है,
सो मुगल एम्पायर में से जो आपके थोड़े से ना प्रसिद्ध शासक हुए हैं उनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट काम हुआ है, जिसने उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ठीक है, उसने जितने काम किए हैं, जितनी संधियाँ वगैरह हुई हैं, उनके बारे में प्लीज आप लोग देख लोगे, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं, सो होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? ए था, अकबर था। 95। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुजाचार्य की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एक रामानुज की शिक्षाओं का सही निरूपित करता है, वो कौन निरूपित करता है? करंट अफेयर से क्वेश्चन है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि होगा, क्योंकि उन्होंने रामानुजाचार्य की मूर्ति वो बनवाई थी ना, उधर बनी थी, ठीक है, हैदराबाद में बनी थी। सिंपल सा बात है। तो आप बताओ, यानी कि वहां से क्वेश्चन उठ के आया था और पूछ लिया उनका जो संप्रदाय है ना रामानुजाचार्य का, तो उनका सिंपल सा क्या था, वो उन्होंने भक्ति को वो बोला था, तो उनका पहला यही था, सिंपल, ठीक है। देखते ही बोल देना था कि जो रामानुजाचार्य थे ना, उन्होंने शंकर से अलग मत देके, शंकर ने बोला था ज्ञान को वरीयता दी थी, रामानुजाचार्य ने किसको बोला था? भक्ति को उन्होंने सर्वोत्तम साधन माना था मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ठीक है। और वैसे भी जो हम लोग भक्ति वाला पोर्शन करते हैं ना, तो उसमें आप लोग 6 संप्रदायों के बारे में सारा का सारा पढ़ते हो, तो उस सेंस में ये होना चाहिए था, और करंट अफेयर भी था, ठीक है। कोचिंग ने जो कोचिंग वाले थे या फिर जो करंट अफेयर वाले थे, उन्होंने इसको कवर किया था, तो ये आप तो गलत नहीं होना चाहिए था। सो एक तो ये हो गया है। अब रामानुज का पूछ लिया है ना, तो वो जितने बाकी आपके जितने बचे हुए हैं, ठीक है, वो आप लोग देख लोगे। शंकर की मान्यताएं क्या क्या थी वो देख लोगे, फिर मध्वाचार्य वगैरह हैं उनका देख लोगे, जो आपके 5-6 बचते हैं ना, वो वाला देख लोगे आप लोग। तो ये वाली थीम प्रिपेयर कर लोगे आप लोग, ठीक है। और ये जो भक्ति वाला सेक्शन होता है ना, भक्ति वाला जो चैप्टर होता है, इनसे क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, या सो इनकी मान्यताओं से पूछ लेता है, प्लस इनकी बुक से पूछ लेता है। सो आप लोग ये वाला चैप्टर प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? ये था। 96 क्या बोला है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए। सोचिए, यूपीएससी जो है उसका करंट पूछने का तरीका कैसे होता है। पूछा गया है किसके बारे में? कुछ करंट अफेयर हुआ था कि प्रधानमंत्री ने वहां विजिट की थी, और जहां विजिट की थी उसके बारे में पूछ लिया है। तो मोदी जी जहां जहां जाते हैं विजिट करने ना, उसकी फिर आप लोग मोदी जी जहाँ विजिट किए हैं, जैसे मान लो कोई मंदिर में विजिट के लिए हैं, ठीक है, तो वो मंदिर जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो जैसे देखो, विजिट किया था सोमनाथ में, फिर सोमनाथ मंदिर के बारे में पूछ लिया था। इस बार तो अयोध्या में राम मंदिर जी का वो हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मे भी उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिएगा। कोचिंग वाले आपका काम कर देते हैं, मेनली आप जो करंट अफेयर है ना वही प्रिपेयर कीजिएगा, क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा उठ के। सो पहला विचार करते हैं इसके बारे में। सोमनाथ मंदिर वैसे वेल नोन है, सब लोग जानते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला क्या था? सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। बिल्कुल फैक्ट है कि सोमनाथ मंदिर जो है ना वो एक स्वयंभू है, वो वहाँ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, ठीक है। तो सोमनाथ का मंदिर क्या है? एक ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। लैंग्वेज भी देखिए, उन मंदिरों में से एक है, बहुत सी जनरल सी बात बोल रहा है। पहला बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। फैक्ट है, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो आप लोग? ये किसके साथ आया था? अलबरूनी आई थिंक आया था आपका महमूद गजनवी के साथ आया था, ठीक है। सो बिल्कुल फैक्ट है, महमूद गजनवी के साथ आया था, उसने सोमनाथ पे आक्रमण किया था। सो ये भी बिल्कुल फैक्ट सही था, पता होना चाहिए था, ठीक है। तीसरा, अगर मान लो नहीं पता होता, मान लो आपको बी नहीं पता है कि अलबरूनी किया है कि नहीं किया है, फिर भी जो तीसरा वाला ऑप्शन था ना वो आपको हेल्प कर देता। तीसरा क्या बोल रहा था कि सोमनाथ मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसको राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा की गई थी क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग पढ़ते होगे ना, तो ये एक डिबेट चली थी कि नेहरू थे और आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। तो ये राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो वहां पे मंदिर का उद्घाटन करने जाने वाले थे। नेहरू उसका अपोज कर रहे थे कि हम लोग सेकुलर कंट्री हैं, तो आप एक संवैधानिक पद पे होके वहां मंदिर का उद्घाटन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये वाला उसमें डिबेट में हम लोग पढ़ते भी हैं, शायद आप धर्मनिरपेक्षता का पढ़ते हो, उसी टाइम ये बात आती है, ठीक है ना। तो आपका तीसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति जो थे ना वो एस राधाकृष्णन ना हो के कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी थे। तो तीसरा वाला देखो, बी सी डी तीनों में आपका तीसरा वाला है, ऑटोमेटिक आंसर आपका आ जाता। अन्यथा आपको जो दो वाले फैक्ट थे ना वो पता होने चाहिए थे, ठीक है। सो ये वाला हाल था। 97 का, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा जो एक है मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बिल्कुल बेसिक सी आपकी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। टी कोशिकाओं के बारे में तो सुन रखा आप लोगों ने। टी कोशिकाएं जो होती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स में
पाई जाती हैं। मेनली जो प्रतिरक्षा जो होती है ना, इन्हीं के हाथ में होती है, टी कोशिकाएं। ठीक है, तो सिंपल सा है, वे क्या करती हैं, वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाने का काम करती हैं। तो बहुत इसमें माथापच्ची नहीं करनी थी, बिल्कुल वेल नोन फैक्ट था, बेसिक बायोलॉजी थी। ठीक है, 98 का क्या था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। पहला, जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। लैंग्वेज इनकी पकड़ा कीजिए यूपीएससी की। ठीक है, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। लॉजिक लगाइए, तो जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ मानव निर्मित होते हैं और प्रकृति में अस्तित्व में होते ही नहीं है क्या? आप बताओ, ऐसे लॉजिक कुछ कह रहा है? बिल्कुल नहीं कह रहा है ना। नैनो पार्टिकल कहीं भी टूट फूट हो रही है, नैनो पार्टिकल तो बन ही जाएंगे, कुछ अलग से मटेरियल थोड़ी होते हैं। किसी भी चीज को ना नैनो लेवल पे आप वो छोटा कर दो, हो गया नैनो पार्टिकल। सो पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। और ये लैंग्वेज पकड़ लीजिए, ये जो बोले ना कि बिल्कुल डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट, तो ये डू नॉट जो होता है ना, बड़ा एक्सट्रीम से होता है। तो एक बार थोड़ा सा ना सतर्क होके उस पर विचार कीजिएगा कि सही है कि नहीं है, गलत है। ठीक है, सो पहला तो पक्का गलत हो गया है। और दूसरा क्या क्या बचा आपका? केवल बी बचा है, केवल डी बचा है, यानी कि जो तीसरा होगा बिल्कुल सही हो जाएगा कि कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित होते हैं। लैंग्वेज इनकी पकड़ लीजिए कि जो जनरल स्टेटमेंट होते हैं ना, उनकी लैंग्वेज कैसे होती है कि जो कुछ वाणिज्यिक उत्पाद होते हैं उनके जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं। इतनी जनरल सी बात हमेशा हमेशा सही होती है और बाय डिफॉल्ट वो सही ही था। ठीक है, विचार बस आपको करना है दूसरा वाला। कुछ धात्विक ऑक्साइडों के जो परासूक्ष्म कण होते हैं प्रसाधन सामग्री कॉस्मेटिक्स के निर्माण में काम आते हैं। लैंग्वेज वही बिल्कुल जनरल सी लैंग्वेज बोल रहा है ना कि नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक। सम तो ये जो सम आता है ना, तो बहुत जनरल सी बात होती है और इसके जो सही होने के चांसेस होते हैं बहुत ही ज्यादा होते हैं। यानी कि आपका दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, सो फ्री का नंबर था ये तो ना, आपको मैंने गैस करने की कुछ ट्रिक बता दी। 99 वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। वहां पे लॉजिक जो मैंने लगाया था, लॉजिक तो बिल्कुल सही था कि अगर कोई भी तकनीकी होती है ना, जैसे डीएनए बारकोडिंग जो है एक नई तकनीकी है, तो इसके जो अनुप्रयोग होते हैं ना सामान्यतः क्या होते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो ऑप्शन में जितने होते हैं ना, आप उसको टिक मार के चले आ सकते हो कि हाँ सारा का सारा सही है। इस हिसाब से मैंने क्या मार दिया था, मैंने तो ओ नहीं, ये तो हेल्प ही कर रहा था भाई। इधर देखो आप लोग, जैसे मान लो ये पहला है, ठीक है, तो बोल रहा है कि किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो मेरे लॉजिक से लग रहा था कि हाँ सही होगा। दूसरा वाला देखिए, समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए क्या डीएनए बारकोडिंग की जा सकती है? हाँ ये तो की जा सकती है ना, कि मान लो कोई एनिमल है, बी प्रजाति ए है और कोई प्रजाति बी है, तो बिल्कुल उनका आप डीएनए चेक करोगे ना, तो इनका दो डीएनए जो होगा, इनका जो हेरिडेटरी मटेरियल होगा वो बिल्कुल दो प्रजातियों में तो अलग अलग होगा ना, तो यानी कि 2 तो पक्का सही हो जाएगा। जब 2 पक्का सही हो जाएगा ना, तो आपका 2 ऑप्शन तो गायब हो गया। अब या तो 1 2 सही होगा या फिर 2 3 सही होगा। ठीक है, सो यानी कि 2 तो ऑटोमेटिक सही, हाँ 2 तो सही हो गया है। पहला वाला देखते हैं। तीसरा क्या है, जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचान करने के लिए, तो आप वही था, या तो आप 1 पे जा सकते थे या फिर 3 पे भी जा सकते थे, लेकिन बहुत हद तक लॉजिक जो था ना वो तीसरा वाले में बोल रहा था कि मान लो कोई प्रोसेस्ड फूड है, ठीक है, उसमें कोई अवांछित प्राणी या फिर पादप सामग्री हुई पड़ी हुई है, उसको पहचानने के लिए क्या डीएनए बारकोडिंग का यूज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो कि मान लो कोई प्राणी होगा या फिर पादप सामग्री होगा, ठीक है, तो उसका आप डीएनए चेक करके बता सकते हो ना कि कौन सा पड़ा हुआ है। तो इस लॉजिक से 2 और 3 सही था, यानी कि जो किसी डीएनए बारकोडिंग से ना आयु का आकलन आप नहीं कर सकते। तो इसका तीसरा मुझे याद आ गया, मान लो आप कुछ खा रहे हो, ठीक है, उसमें कुछ मच्छर या मक्खी पड़ी हुई है, बाद में किसी को पता करना हो कि कौन सा मच्छर या कौन सी मक्खी पड़ी हुई है, तो उसके लिए आप डीएनए बारकोडिंग कर सकते हो। ठीक है, सो ऑप्शन क्या था इसका, 2 और 3। ठीक है, यानी कि डीएनए बारकोडिंग से क्या करोगे आप, आयु का आकलन नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, ठीक। 100 वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी, बेसिक ज्योग्राफी। आप लोग जो पोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ते हो उसमें हम लोग कौन सा पढ़ते हैं, ये वाला पढ़ते हैं ना, एसिड रेन के बारे में क्वेश्चन वहीं से उठ के आया था। तो बताओ सिंपल सा, एसिड रेन कहाँ से होता है? एसिड रेन होता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है और सल्फर का ऑक्साइड, जब पानी के साथ मरेगा तो मिलता है, तो वहां से आपका नाइट्रिक एसिड बनता है HNO3 और यहाँ से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बन जाएगा इसका, 2N4 हो जाएगा। ठीक है, सो हो जाएगा ऑप्शन है आपका 2N4 सही है। ठीक है, सो इस हिसाब से कितने क्वेश्चन हो गए,
100 क्वेश्चन होंगे ना, आप बताओ, ईमानदारी से बताना कि मैंने 100 क्वेश्चन किए हैं, क्या उसमें आप लोग 100 में से 85 नंबर भी नहीं आ सकते थे क्या? एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो थे ना कि जिनको आप सॉल्व करते तो एटलीस्ट मोर देन 85 कर सकते थे। वो जो 5-6 क्वेश्चन हुआ था ना, उसकी वजह से थोड़ा सा टफ हो गया था, बट जो हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस की बात की है, तो वहां से तो एटलीस्ट 85 नंबर तो मुझे तो लाया जा सकता था ना। ठीक है, सो इस हिसाब से इजी था। तो आप लोग बेसिक प्लीज प्रिपेयर करोगे, साथ ही साथ जो करंट अफेयर है उसको प्रिपेयर करोगे, और यूपीएससी के जो क्वेश्चंस है ना उनको आरएनडी कर लोगे। पीछे से क्वेश्चन आते हैं, आरएनडी का मतलब यही होता है, कोई भी पर्टिकुलर आ गया, जैसे एसी ड्रेन आ गया, तो आप एसी ड्रेन के बारे में अपनी पूरी समझ बढ़ा लोगे। ऐसे कोई भी टर्म अगर यूपीएससी ने मेंशन कर लिया है ना, तो उससे रिलेटेड जो भी होगा वो गूगल कर लोगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना सिर्फ 5 या 6 दिन लगा लो इस पे। यूपीएससी के 2014 से पेपर उठाओ 2023 तक का, अगर जहां जहां यूनिक टर्म मिल रहा है ना, कोई भी टर्म मिल रहा है, उसको गूगल करो, उसके बारे में एक बार अपनी समझ बढ़ा लो, उसके बाद तो फिर पूरी बुक पढ़ते रहो। ठीक है, तो इससे बहुत हेल्प होने वाली है। सो ये आज का 100 क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को कुछ तो आइडिया मिला होगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो इसको आप लोग, जो आपकी टेस्ट सीरीज होगी ना, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि किसी कोचिंग में जाके आप लोग इनरोल हो जाओ, बट उन कोचिंग्स का आप लेकर आओ, चले, और ठीक है, पीडीएफ तो मिल ही जाता है, या फिर मार्केट से उसका प्रिंट आउट ले लो। ठीक है, उसको अप्लाई करो, देखो आपके नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू।